नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर ट्रेजरी मैनेजमेंट इन बैंकिंग के अप्रैल साइकिल के असाइनमेंट पे, जो कि 2025 का असाइनमेंट है। दोस्तों, असाइनमेंट पे बात करने से पहले हम लोग उसके गाइडलाइन को कुछ समझ लेते हैं कि उसके गाइडलाइंस क्या क्या कहते हैं। और इस गाइडलाइन के थ्रू अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आप अपने असाइनमेंट पे अच्छा स्कोर करने की भी काबिलियत रखते हैं। सबसे पहले कि आपको कॉपी पेस्ट अवॉइड करना होगा। किसी भी तरह का कंटेंट को कहीं से भी आप देख के लिख रहे हो तो उसको एकदम कॉपी पेस्ट करना बंद कर दिए। ऐसा भी नहीं कि आप वहाँ देख रहे हो और वही चीज़ लिख दे रहे हो, वो भी कॉपी पेस्ट ही होता है। आपको अपने कंटेंट को यूनिक बनाना होगा, जितना हो सके उतना प्राइवेट रखना होगा। कंटेंट यूनिक बनाने का मतलब होता है कंटेंट को आप अपने वर्ड में अपने तरीके से लिखिए। स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। जो वर्ड लिमिट दिया हुआ है उसी वर्ड लिमिट में लॉक करें, उसी वर्ड लिमिट के अंदर अंदर आप अपने आंसर को कंप्लीट करें। मैक्सिमम आप लोग 1100 वर्ड और मिनिमम आप लोग 600 वर्ड। 500 वर्ड्स के लिए मैक्सिमम अगर आप लिख रहे हो 500 वर्ड के लिए तो आप 600 मैक्सिमम लिखिए और मिनिमम 450 वर्ड लिखिए या 400 वर्ड्स लिखिए। और वहीं 1000 वर्ड के लिए अगर आप लिख रहे हो तो मैक्सिमम 1100 वर्ड और मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो आप। किसी भी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए। कोई भी अगर लिंक अगर आप शेयर कर रहे हो तो वो शेयर मत कीजिए। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हो आप अपने आंसर्स को लिखते हो और एक आंसर पैटर्न फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आपको कॉपी केस भी नहीं मिलेगा। अब किस तरीके का आंसर पैटर्न रखना है? आंसर पैटर्न आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के बेस पे रखना है। और दूसरा ये कि आप जितना हो सके प्राइवेट रखिएगा। किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड का यूज़ कीजिए, किसी कलर का यूज़ मत कीजिए। जो मैंने अपने हेडिंग पे रख रखा है गाइडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स के ऊपर, जो येलो कलर का हाईलाइटर मैंने लगा रखा है वो नहीं लगाना है आपको। इन सभी को अगर ध्यान में रखते हो आप अपने असाइनमेंट को बनाते हो तो आपका असाइनमेंट अच्छा प्रेजेंट भी होगा और उसमें आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा असाइनमेंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक दो दो क्वेश्चन में आप लोग कवर कर सकते हो। तो इसको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझ के लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए। ट्रेडिशनली ओनली सेंट्रल बैंक्स और मेजर कमर्शियल बैंक्स लाइक SBI etc. had the strength to providing treasury products and services। ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक या फिर उस तरह के मेजर कॉमर्शियल बैंक्स जैसे कि SBI या फिर उससे रिलेटेड इलाहाबाद बैंक या कोई भी ऐसा बैंक है जिनके पास ये स्ट्रेंथ है जो ट्रेजरी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं पब्लिक को। नाउ इवन स्मॉलर बैंक्स ड्यूली अनऑथराइज्ड बाय RBI। लेकिन आज के समय में छोटे छोटे स्मॉल बैंक्स भी जो ऑथराइज्ड है RBI के अंदर, लार्ज कॉरपोरेट्स आर प्रोवाइडिंग फॉरेक्स एंड डिलीवरी प्रोडक्ट्स। और काफ़ी सारे ऐसे कॉरपोरेट्स बैंक्स हैं जो आज के टाइम पे फॉरेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी वेरियस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एन्यूमरेट and describe the purposes for which a bank's or corporate treasury exists and allows online business through CCILS Forex Retail Platform। अब आपको इसे इलेबरेट करना है। एनुमरेट का मतलब हो रहा है इसे एलिब्रेट, इलेबरेट करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। डिस्क्राइब द पर्पस, इनके पर्पसेस को। जो बैंक्स या फिर कॉरपोरेट ट्रेजरी एग्जिस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म्स में जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन अलाउ करते हैं CCIL के थ्रू फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर मैंने दे रखा है ई बुक हार्ड बुक दोनों का। तो ई बुक पेज नंबर 52 में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आपको CCIL के बारे में और फॉरेक्स FX क्लियर के बारे में बताया गया है, जिनको आपको पढ़ना है और पढ़कर इसे अपने वर्ड में लिखना है। आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 52 के अंदर ई बुक में अपने। तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 52 में आ गए। पेज नंबर 52 में आने के बाद आपको ठीक 2.9.1 में CCIL एंड FX क्लियर के बारे में बताया गया है। तो आप इसे पूरा पढ़िएगा, जितना भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल, यहाँ तक आपको पूरा 54 पेज तक जाना है। और जितने भी डिटेल दिए हुए हैं उन डिटेल को पढ़कर उसे अपने वर्ड में समझाना है और समझा के अच्छे से लिखना है 1000 वर्ड के लिए।
आप अगर अपने बुक के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखिए कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट या फिर सेम चीज़ आपको नहीं लिखना है और जितना हो सके प्राइवेट रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सप्लेन द एग्जाम्पल हाउ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स the platform for trading and settlement of various forex and derivative products with the trading members and RBI। सेम चीज आपको यहाँ पे अब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है कि CCIL किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू सेटलमेंट, वेरियस सेटलमेंट करता है फॉरेक्स का, का, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का, ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू और RBI में। ये सभी RBI के साथ में, ये सभी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है और आपको फिर से सेम पेज में ही जाना है 52, 2.9.1 और 54 पेज में। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो अगर आप अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं अभी ई बुक में नहीं जा रहा क्योंकि अभी आपको मैंने वहीं से दिखाया कि यही चीज़ लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3A एंड B, जहाँ पे आपको 500 वर्ड्स ईच क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे ये है कि अ प्रूडेंट लिक्विडिटी कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स बैंक सॉल्वेंसी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। एक प्रूडेंट लिक्विड और कैश मैनेजमेंट बैंक है, सॉल्वेंसी बैंक, जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी ग्रोथ पे अपनी इकोनॉमी को देखता है। Discuss the impact on liquidity and inflation where when CRR increases and reduces respectively। अब आपको यहाँ पे एक लिक्विडिटी कैश मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि इन्फ्लेशन में या फिर रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है सीआरआर, तो उसके इम्पैक्ट को आपको डिस्कस करना है। सीआरआर किस तरीके से रिड्यूस होता है, किस तरीके से इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन के अंदर, लिक्विडिटी इन्फ्लेशन जब होता है। दूसरा, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी। साथ में आपको इनके बीच के डिफरेंस को बताना है और इनके इम्पैक्ट्स को बताना है कि किस तरीके से सीआरआर और अनसैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से डिफरेंस है और इनके क्या क्या बैंक के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो इसके लिए भी पेज नंबर मैंने सेम ही दिया है। आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, बेशक आप कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, बहुत ही छोटा दिया हुआ है, जिससे मैं भी सेटिस्फाई प्रॉपरली नहीं हो पाया हूँ। तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको पेज नंबर पे लेके चलता हूँ, पेज नंबर 108 और फिर 137। तो 108 जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, उसके अंदर सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताया गया, जिसे आपको पढ़ना और पढ़कर इसे आपको अपने वर्ड में समझाना है। सेम चीज आपको 137 पेज नंबर के अंदर भी दिया गया है। 137 नंबर पेज में हम आते हैं तो ये एक पूरा चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, और उसके अंदर सीआरआर और एसएलआर के बारे में दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना है और पढ़कर अपने वर्ड में समझाकर लिखना है। अब चाहो तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का ये पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद अपने हिसाब से आंसर को आप समझा सकते हो और आपको इसमें आंसर मिल भी जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको और अच्छा आंसर और अच्छे एग्जांपल्स के साथ लिखने, अच्छे डिफरेंसेस लिखने, तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके और वो इस चैनल को कनेक्ट कर पाए और आगे भी उनको इस फ्यूचर में इस वीडियो से या फिर आने वाली वीडियो से मदद मिले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैक्स स्टडी पॉइंट के साथ।